हेलो गाइज, वेलकम टू द डॉन एजुकेशन हब। टुडे टॉपिक इज नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम अपने बॉडी में सारी बॉडी का कंट्रोल रखने वाला सिस्टम है और ये सबसे मेन और सबसे लेंथी सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम में देखते हैं कि सिस्टम किसे कहते हैं। फर्स्ट वन देखते हैं सिस्टम या तंत्र किसे कहते हैं। जब बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है और वो एक बेस्ट परफॉर्मेंस करती है, अगर उसमें से एक भी चीज़ को हटा दे तो उसका परफॉर्मेंस में मिस्टेक आ जाती है। जैसे कि कंप्यूटर एक सिस्टम है और उसमें से उसका कीबोर्ड या माउस कुछ भी हटा दे तो उसकी परफॉर्मेंस में मिस्टेक आ जाती है। तो एक बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक परफेक्ट परफॉर्मेंस करती है, उसे सिस्टम कहते हैं। तो अपन बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम वह सिस्टम है जो अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है, चाहे वो कोई सा भी सिस्टम हो, कार्डियक सिस्टम या फिर कुछ स्केलेटल सिस्टम, सारे सिस्टमों को ये कंट्रोल करता है। तो इसका देखते हैं फर्स्ट वन डेफिनेशन। द नेटवर्क ऑफ द नर्व सेल एंड द फाइबर विच ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स पार्ट ऑफ द बॉडी। तो नर्वस सिस्टम है, ये नर्व सेल का एक नेटवर्क है, जाल है, और ये अपनी बॉडी में क्या करता है, नर्व सेल के द्वारा इम्पल्सेस ट्रांसफर करता है बॉडी पार्ट से माइंड तक और मस्तिष्क से बॉडी पार्ट तक। तो इसमें जो नर्वस सिस्टम इसमें मेन होता है, जो मेन रोल होता है ब्रेन का। तो अपन देखते हैं मेन रोल किसका होता है, ब्रेन का मेन रोल होता है। जब इसका मेन रोल होता है, मेन पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का, तो ये इधर उधर तो पड़ा नहीं रहेगा, इसको सेफ्टी तो देनी पड़ेगी। तो इसको सेफ्टी देने के लिए एक बोन का बॉक्स होता है, हड्डियों का बॉक्स होता है, जिसे बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं, क्रेनियम नाम का एक बॉक्स होता है जो 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है, 8 बोन से मिलकर बना होता है। जो ये बोन 8 होती है, ये जो जिस जगह जुड़ती है उस जगह को अपन जॉइंट कहते हैं। तो ये जॉइंट होते हैं इसके फाइबर, जो कि बहुत ही मजबूत जॉइंट होते हैं। ये फाइबर जॉइंट से जुड़ी हुई होती है। इस 8 बोन के एक बॉक्स में अपना ब्रेन रहता है। अब जब 8 ये ब्रेन इसके अंदर रहता है, तो अगर ये ब्रेन डायरेक्ट जो हड्डियां हैं उनके टच होएगा तो इसमें डैमेज होने की आशंका रहती है। तो इसको डैमेज से बचाने के लिए जो ये बॉक्स होता है क्रेनियम वाला, इसके नीचे एक लेयर पाई जाती है, एक परत पाई जाती है, जिसे बोलते हैं मेनिनजाइट, जो इस ब्रेन को, जो ये हड्डियों का बॉक्स है, इसके टच होने से बचाती है। तो जब कभी अपने सर में चोट लगती है, अगर सर में चोट लगी और अगर अपनी हड्डी टूट गई तो कोई बात नहीं, सर सह लेता है। लेकिन अगर सर में हड्डी टूटने के बाद में अगर चोट इस मेनिनजाइट झिल्ली पे आके पड़ती है या फिर इस पर कुछ इफेक्ट पड़ता है, तो उससे एक बीमारी होती है, वो होती है मेनिनजाइटिस बीमारी। तो इस तरह ये इसको लेयर देती है। जो मेनिनजाइटिस ये लेयर होती है, इसके आसपास एक फ्लूइड पाया जाता है, उसे बोलते हैं CSF, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, जो कि अपने ब्रेन या स्पाइनल जो कॉर्ड होते हैं उनको ये ट्रॉमा वगैरह जो भी इनके कोई सी भी अगर ये रप्चर वगैरह हो जाए तो उनसे बचाता है, जो सेरेब्रल फ्लूइड होता है जो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्रेन बना काहे का होता है। तो ब्रेन बना होता है न्यूरॉन सेल का। तो इसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। तो ब्रेन तंत्रिका कोशिका का बना हुआ होता है और ये जो न्यूरॉन सेल होती है अपने शरीर की सबसे लंबी सेल होती है। न्यूरॉन सेल लॉन्गेस्ट सेल होती है अपनी बॉडी की, सबसे लंबी, बड़ी नहीं होती है, लंबी होती है। जो बड़ी सेल होती है वो होती है फीमेल की ओवम वाली सेल, ये सबसे लंबी सेल होती है न्यूरॉन सेल। जो न्यूरॉन सेल होती है इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। न्यूरॉन इन द सेंट्रोसोम आर एब्सेंट। इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम। जबकि जो जितनी भी अपनी सेल्स है बॉडी के अंदर, उसके अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है। जो सेंट्रोसोम का कार्य होता, फंक्शन होता है, वो होता है सेल डिवीजन का। जब इसमें सेंट्रोसोम पाता ही नहीं है तो इसमें सेल डिवीजन कैसे होएगा।
अब जब न्यूरॉन में सेल डिवीज़न होगा ही नहीं तो फिर जब सर का जब कभी लग जाती है अपने सर में या फिर चोट आ जाती है तो फिर वो कैसे रिकवर होगा। इसलिए पुलिस वाले बोलते हैं कि अगर आप कहीं पे भी शरीर में कुछ पहनो या नहीं पहनो पर गाड़ी चलाते टाइम अपन हेलमेट ज़रूर पहनो, क्योंकि अगर शरीर में कहीं भी लग जाती है तो वो रिकवर हो सकता है, बाकी अगर ब्रेन में कहीं भी लग जाती है तो ब्रेन रिकवर नहीं होता है। तो जब इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है तो फिर कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि जब इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता तो फिर इसके अंदर ब्रेन कैंसर कैसे हो सकता है। तो ब्रेन कैंसर में जो ब्रेन होता है इसमें जो न्यूरॉन सेल होती है तो न्यूरॉन सेल इसके अंदर 90% होती है और इसके अंदर 10% न्यूरोग्लियल सेल होती है जिसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो जब ये न्यूरोग्लियल सेल इसके अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है तो जब ये न्यूरोग्लियल सेल ज़्यादा बनने लग जाती है, जो सेंट्रोसोम है इसकी नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा इसको बनाने लग जाता है, तो उस कंडीशन में ब्रेन कैंसर हो सकता है। और जो ब्रेन कैंसर होता है तो ये पहली स्टेज में इतना होता है कि आदमी की जान ले लेता है। तो इस तरह इसका ब्रेन कैंसर हो सकता है। और जो सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न होता है लीवर के अंदर, सबसे ज़्यादा अगर लीवर में कुछ चाकू भी मार दे तो और उसका ट्रीटमेंट नहीं कराए तो ठीक हो सकता है, उसमें सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न होता है। और सबसे कम होता है ब्रेन में, जो कि न्यूरॉन सेल में होता ही नहीं है। उसके बाद आते हैं कि जो न्यूरॉन सेल की लंबाई होती है, न्यूरॉन सेल की लेंथ होती है, लेंथ ऑफ न्यूरॉन सेल, उसको बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। न्यूरॉन सेल की लंबाई को क्या बोलते हैं? साइनेप्स। तो अपन मेन बात करते हैं ब्रेन की। तो ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क। जो ब्रेन को इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है ये फ्रंट ब्रेन होता है, मतलब कि ऊपरी वाला हिस्सा जिसको अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। एक मिड ब्रेन होते हैं जो बीच वाला मस्तिष्क होता है, और एक हिंड ब्रेन होता है जो पीछे ऑक्सीपिटल की इधर होता है। तो बात करते हैं फोर ब्रेन की, अग्र मस्तिष्क की। तो अग्र मस्तिष्क को भी इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो बात करते हैं सेरेब्रम की, कि सेरेब्रम ब्रेन में क्या काम करता है। तो सेरेब्रम को प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं, प्रमस्तिष्क भी बोला जाता है। और ये अपने ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। यह कम से कम 66% ये ब्रेन का पार्ट होता है, इसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। और इसके अंदर जो अपन नई नई चीज़ें सीखते हैं, जैसे जिज्ञासा है, मेमोरी पावर है, मेमोरी पावर, जानने की इच्छा, ये सब सेरेब्रम के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका सेरेब्रम अच्छा होता है वो जल्दी सीख जाता है, जल्दी उसको याद हो जाता है। जिसका सेरेब्रम कम काम करता है वो ऐसे बोलेगा कि मुझे तो याद ही नहीं हो रहा, बहुत बार पढ़ लिया लेकिन याद नहीं होता, तो उसका सेरेब्रम कमज़ोर है। जिसका सेरेब्रम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है वो बहुत जल्दी सीख जाता है और बहुत ज़्यादा सीखने की उसकी जिज्ञासा रहती है। फिर बात करते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो इनके नाम में भी थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी सेम से ही है। तो इनके काम भी थोड़े थोड़े सेम ही हैं। तो जो थैलेमस होता है ये अपनों को बाहरी एनवायरनमेंट का आभास करवाता है, बाहरी, आउटर एनवायरनमेंट, तो अब अभी अपन के धूप है या सर्दी है, अपने स्किन पे किसी ने टच किया या फिर अपने कहीं बाहर चोट लगी है, तो उन सब का जो आभास कराता है वो कराता है थैलेमस। तो आउटर एनवायरनमेंट का आभास कराता है थैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है इसका भी काम इसके जैसा ही रहता है, लेकिन ये इंटरनल प्रोसेस का आभास करवाता है। इंटरनल, जो शरीर के अंदर जो भी प्रोसेस होती है, इंटरनल प्रोसेस का आभास कराता है। और जो अपना नेचर भी हाइपोथैलेमस पे डिपेंड करता है। इस हाइपोथैलेमस का अपने ब्रेन में या अपने बॉडी में बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये नेचर भी ये डिसाइड करता है कि आदमी गुस्सा वाला होगा या फिर कम गुस्सा करेगा, ये हाइपोथैलेमस पे डिपेंड करता है। तो नेचर भी डिसाइड करता है। तीसरी बात, हाइपोथैलेमस प्यार, घृणा, लव, क्रोध वगैरह ये सबको यही कंट्रोल करता है। तो कभी कभी आप देखना जो साधु संत होते हैं वो भी प्याज, लहसुन ऐसी चीज़ें नहीं खाती जो कि उनमें सल्फ्यूरिक ज़्यादा हो, क्योंकि ये
हाइपोथैलेमस को उत्तेजित कर देते हैं, जिसमें अभी देखना कभी लड़कियों का हाइपोथैलेमस कम एक्टिव होता तो वो ध्यान नहीं देती इनका कौन जा रहा कौन नहीं जा रहा। अब लड़कों का हाइपोथैलेमस ज़्यादा होता है तो कोई भी जाएगी काली कलूटी तब भी बोलेगा ओहो हो जा रही है। तो इसलिए लड़कों का हाइपोथैलेमस ज़्यादा होता है। तो ये अपने अंदर की जो प्रोसेस होती है इंटरनल प्रोसेस, अभी किसी को बुखार आ गया तो उसका भी पता हाइपोथैलेमस ही लगाएगा। जो इंटरनल अपना एनवायरनमेंट होता है उसका जो आभास करवाता है वो करवाता है हाइपोथैलेमस। तो फर्स्ट इसमें प्रमस्तिष्क में सबसे बड़ा होता है मेमोरी पावर होता है, थैलेमस में ये आउटर एनवायरनमेंट का आभास करवाता है और हाइपोथैलेमस में इंटरनल जो एनवायरनमेंट होता है नेचर कैसा है वो घृणा जो भी है अंदर का जो प्रोसेस होती है उसका आभास करवाता है हाइपोथैलेमस, जिसका मेन मतलब कि रोल रहता है ब्रेन। सेकंड बात करते हैं मिड ब्रेन की, जो मध्य मस्तिष्क होता है। अगर फोर ब्रेन को थोड़ा सा हटाएंगे तो उसके बाद में आएगा मिड ब्रेन, जिसको मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है कार्पोरा। तो कार्पोरा में क्या होता है, एक तो आता है कान और एक आता है आँख। ये दोनों जो कार्पोरा होता है ये दोनों को कंट्रोल करता है। अभी अपन ने किसी को देखा तो देखते ही अपन अगर उसको जानते हैं तो फट दें से बोलेगा और देख देख कोई आया है। अपने ब्रेन जब जाके सेरेब्रम से बोलेगा देख कोई आया है, फिर सेरेब्रम बोलेगा अरे ये तो अपना जानकारी है यार। तो इस तरह कान को और जो आँख की जो देखने की और सुनने की जो शक्ति है उसको कंट्रोल करता है कार्पोरा। अभी कान से कोई सुनेंगे किसी की आवाज़ को अपन जानते हैं तो सुनते ही पता चल जाता है कि कौन है। तो ये फटदेख से जो इम्पल्सेस लेके डायरेक्ट इसको सेरेब्रम को दे देता है तो पहचान जाता है कि अरे यार ये तो ये है। तो इसलिए जो कान और सुनने की और देखने की शक्ति होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, कार्पोरा, जो कि मिड ब्रेन का पार्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेरेब्रल पेंडिकल्स की। तो अभी कोई भी होता है बड़ा इंसान तो उसको असिस्टेंट की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, तो उसको भी उप प्रधानमंत्री की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरह ये जो अपना सेरेब्रल पेंडिकल्स है ये भी अपने ब्रेन को उसके असिस्टेंट से जोड़ता है। कनेक्ट तो उस ब्रेन का असिस्टेंट कौन है, ब्रेन का असिस्टेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसे अपन सेकंड ब्रेन बोलते हैं। तो ये उसको जोड़ता है सेरेब्रल पेंडिकल्स। तो इसमें लिख देते अपन कनेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। तो ये ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। फिर तीसरी बात करते हैं हिंड ब्रेन, जो कि पश्चिम मस्तिष्क होता है, जो पीछे होता है। तो पीछे इसको भी अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जो हिंड ब्रेन है पश्चिम मस्तिष्क है उसको भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक होता है सेरेबेलम, जो कि अपने ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट होता है सेरेबेलम। इसका काम क्या होता है सेरेबेलम का, ये अपनी बॉडी को बैलेंस बनाए रखता है। बैलेंस, अभी अपन चलेंगे तो अपन चल सकते हैं तो वो एक बैलेंस है। अपन अभी कोई इंसान, बहुत सारे जो कलाकार होते हैं वो रस्सी पे चल जाते हैं क्योंकि उनका सेरेबेलम ज़्यादा एक्टिव रहता है। वो कोशिश करते हैं, वो प्रयास करते रहते हैं लगातार, तो उनका हो जाता है ये सेरेबेलम एक्टिव। अगर अपन ऐसे चल रहे तो अपना बैलेंस बना रहता, पर अपन सोचे एकदम से कि अपन रस्सी पे चलें तो अपन से नहीं चला जाएगा क्योंकि अपना सेरेबेलम की वो बिल्कुल भी एक्टिव उस है ही नहीं उस जगह पे, क्योंकि अपन ने सीखा ही नहीं हो कभी। इसी तरह जब बच्चा होता है तो बच्चा का सेरेबेलम इतना एक्टिव नहीं होता, इसलिए वो चलता है तो बहुत धीरे धीरे चलता है, फिर गिर जाता है क्योंकि उसका सेरेबेलम इतना एक्टिव नहीं होता। जब वो धीरे धीरे चलता रहता, कोशिश करता है, तो फिर उसका सेरेबेलम एक्टिव हो जाता है और आराम से चलने लग जाता है। इसी तरह जब कोई इंसान दारू पी लेता है तो तभी उसके जो सेरेबेलम होता है उसके सेरेबेलम पे जाके इफेक्ट पड़ता है उस एल्कोहल का, तो उसकी वजह से फिर वो चलने में उसको दिक्कत आती है। तीसरी बात करते हैं अपन मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो अपने जो शरीर के अंदर बहुत सारी क्रमांकुचन प्रोसेस होती है, बहुत सारी जो मेटाबॉलिक होती है। जैसे कि अपन खाना खाया, फिर खाना खाते तो अपन मुंह से अंदर यहाँ गले तक धकेलते हैं, उसके बाद में अपने आप ही अंदर हो जाके वो अपने आप जो प्रोसेस होती है पता नहीं क्या होती है, उनको सबको कंट्रोल करने का काम होता है ऑब्लोंगेटा का। जैसे रेस्पिरेटरी, बहुत सारी और भी अपने अंदर प्रोसेस होती है, उनको ये मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो एक बार इसको दोबारा अपन ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं।
तो फर्स्ट आता है फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सेरेब्रम जो कि प्रमस्तिष्क होता है, अपने ब्रेन का 66% होता है, इसके अंदर आती है मेमोरी पावर। और दूसरा होता है थैलेमस जो कि आउटर एनवायरनमेंट का आभास करवाता है, बाहरी वातावरण का आभास करवाता है। थर्ड होता है फोर ब्रेन का हाइपोथैलेमस जो कि इंटरनल प्रोसेस, जो कि नेचर, लव, घृणा, इन सब का आभास करवाता है। जो इंटरनल अपने अंदर तापमान कितना, इन सब का जो इंटरनल प्रोसेस होता है उसका आभास करवाता है। सेकंड आता है मिड ब्रेन, ब्रेन का सेकंड वाला पार्ट होता है मिड ब्रेन। इसके अंदर भी 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है। कार्पोरा जो कि आँख और कान को कंट्रोल करता है, सुनने की और देखने की शक्ति को कंट्रोल करता है कार्पोरा। सेकंड वाला होता है सेरेब्रल पेंडिकुल्स जो कि अपने स्पाइनल कॉर्ड को इस ब्रेन को कनेक्ट करता है। थर्ड होता है हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क जिसको बोलते हैं। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ रखता है। जो सेरेबलम होता है अपने बॉडी को बैलेंस देता है, बैलेंस बनाए रखता है बॉडी का, जो कि चलने का और भी जो हैबिट होती है उसको करते जाते हैं। जो बैलेंस बनता है उसके बारे में उसको जो सेरेबलम इसको कंट्रोल करता है। और दूसरा वाला जो हिंड ब्रेन का पार्ट है वो होता है मेडुला ऑब्लंगेटा जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उनको कंट्रोल करता है। तो अब आता है स्पाइनल कॉर्ड जो कि इसे बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड जिसको हिंदी में बोलते हैं मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। इसको सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है, सेकंड ब्रेन, क्योंकि ब्रेन का असिस्टेंट होता है। जब ब्रेन किसी कार्य में व्यस्त रहता है तो फिर ये खुद ब्रेन का काम ये खुद करने लग जाता है। जबकि मान लो अपन पढ़ रहे हैं, अगर ब्रेन पढ़ने में लग रहा हुआ है तो ब्रेन इससे बोल देता है कि यार तू संभाल मेरा काम। जो ब्रेन होता है तो उससे अपना ब्रेन होता है ये वाला अपना, ये ब्रेन है और ये वाला अपना स्पाइनल कॉर्ड है। तो इस ब्रेन में इसमें एक तरफ 12 जोड़ी नसें निकली रहती हैं, नर्व्स निकली रहती है। एक तरफ 12 और एक तरफ 12, 12 और 12 मतलब कि 24 नसें इससे निकली रहती हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये वाला, इससे 31 जोड़ी नसें निकली रहती है, 31 इधर और 31 इधर। तो जब अपना ब्रेन होता है अगर किसी काम में लग रहा हो, पढ़ रहा है या फिर कोई और काम में लग रहा है, तब ये फिर स्पाइनल कॉर्ड से बोलता है कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ तो तू मेरा काम संभाल लेगा क्या। तो जब फिर ये स्पाइनल कॉर्ड कहता है अपने 31 जोड़ी नसों को एक्टिव करके कि हाँ आप कर लीजिए मैं संभाल लूँगा। तो अपन जब कभी पढ़ते रहते हैं पीछे से कोई आके बोलता है ओए, तो अपन एकदम से डर जाते हैं। फिर अपन देखते हैं कि यार ये तो जानकार है। तब अपन क्या करते हैं कि जब ये एक्टिव तो रहता है लेकिन इसको पता नहीं कि वो कौन है, तो एकदम से ये आके डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन करता है ब्रेन को कि यार कोई देख कोई आया है, अपन को टच किया है। तो ये इसको एक यहाँ पे करेगा, फिर अपन देखेंगे, फिर उसको देख के पता चलेगा कि तो अपना ही जानकार है यार, अरे ये तो अपनी वाली सेटिंग है। तो फिर वापस से अपन रिफ्लेक्स हो जाते हैं। तो जब ये एक्टिव रहता है तो ये एकदम से जाके ब्रेन को कर देता, एकदम से ब्रेन को जाके इन्फॉर्मेशन देता है। फिर ब्रेन उसको सेटिस्फाई करता है कि कौन है कौन नहीं है। तो जब एकदम से कोई क्रिया होती है और फिर उसका अपन वापस से उसको देख के फिर एक जैसे रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। अनुकरणीय क्रिया, हिंदी में पता नहीं इतना, जो क्रिया होती है वो होती है। तो जितने भी अपने बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन वाले काम होते हैं, प्रोसेस होती है, उन सबको जो मेरुरज्जु होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, वही कंट्रोल करता है। अभी मान लो पलक का झपकना, छींक आना, बहुत सारी ऐसी जो प्रोसेस होते हैं जो एकदम से होते हैं, उनको मेरुरज्जु ही कंट्रोल करता है। जिसको जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है अनुवर्तीय क्रिया बोलते हैं। जो ये मेरुरज्जु होता है, जब अपना ब्रेन है इसको इतना इम्पोर्टेंट था तो इसको भी क्रेनियम की एक बोन के अंदर रख रखा था, क्योंकि ये बहुत सेफ्टी से रहता है, क्योंकि ये मेन पार्ट होता है। तो इसका असिस्टेंट भी थोड़ा बहुत तो मेन है, तो इसको भी सेफ्टी देने के लिए जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है, जो रीढ़ की हड्डी के नीचे अंदर से मतलब बीच में से ये स्पाइनल कॉर्ड जाए हुए होते हैं अपने कमर तक, इस टाइप से इसके अंदर जाए होते हैं, चारों तरफ इसकी हड्डियाँ होती है, तो ये इसको सेफ्टी देती हैं। और इस जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे 31 जोड़े नर्व्स निकले हुए होते हैं, जबकि जो ब्रेन होता है उससे 12 जोड़े नर्व्स निकले हुए होते हैं। अब मेन बात करते हैं जो टॉपिक अपन को पढ़ना था, नर्वस सिस्टम। इससे पहले अपन ने जो मेन पार्ट था इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ब्रेन,
अगर अपन डीपली पढ़ेंगे तो नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो ब्रेन ही है, और बाकी तो थोड़ा यूँ ही है। तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट में होता है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको सेंट्रल को CNS बोलते हैं और इसको PNS बोलते हैं। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें इसको टू पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड, जो कि अपन ने दोनों पढ़ लिए हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अपन ने पढ़ लिए। तो अपन देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको भी टू पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको देहिक तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसे बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है जिसमें अपनी वॉलेंट्री मसल्स होती है, जिसको अपन कंट्रोल करते हैं, वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है, कंट्रोल। तो जो अपनी अभी जैसे अपने हाथ पैरों की मसल्स है, या फिर अपने जो भी अपने कंट्रोल करती थी जिस मसल्स को, तो उनको कंट्रोल करने का जो काम होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम का। जो वॉलेंट्री चीज़ें होती है, वॉलेंट्री प्रोसेस होती है, उनको काम करने का जो कंट्रोल होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम का। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, इसके अंदर इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो होता है अनुकंपीय, एक होता है परानुकंपीय, जिसे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं। सिंपैथेटिक और नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक, जिसे अनुकंपीय और पैरानुकंपीय जो नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जो सिंपैथेटिक होता है, उसमें क्या होता है, जब कोई अपनी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होता है कभी कभी कि अपने आप ही अपनी आंखें बड़ी होने लगती है, गला सूखने लगता है और डर लगने लगता है, रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, तो उस प्रोसेस में जो अपने बॉडी में जो प्रोसेस होती है उसको जो कंट्रोल करता है वो होता है सिंपैथेटिक, जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है सिंपैथेटिक। मान लो कि अपन किसी अंधेरे वाले रूम में बैठे हैं और अपने कान में छम छम की आवाज़ आई कि भूत है, फिर वो हंसने लगी, तो अपने आंखें खुल ऐसे चौड़ी हो जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, डरने लग जाएंगे बहुत तगड़ा वाला, और हार्ट बीट तेज हो जाएगी। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सिंपैथेटिक, जिसके अंदर अपन अपने आप ही अपनी सब कुछ होने लग जाता है, अपन कर नहीं रहे, आंखें बड़ी हो जाएगी, डरने लग जाएंगे, हार्ट बीट तेज हो जाएगी। फिर जब एकदम से वो अपने पास आएगी, वो लाइट जलाएगी, जलाते अपन को दिखेगा अरे ये तो अपने वाली सीटिंग है, तो फिर अपने आप ही धीरे धीरे अपन रिलैक्स हो जाएंगे। तो जो रिलैक्स होते हैं उसे बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक, और जो अपने हाइपर होते हैं, अब बिना अपन कुछ करते नहीं है, उससे पहले ही अगर अपने कुछ होने लग जाता है डर के मारे, या फिर कुछ और जो इनवॉलेंट्री होता है अपने बस में नहीं होता, वो अपने आप ही हो जाता है, उसे बोलते हैं सिंपैथेटिक। जो कि ऑटोनोमिक के दो पार्ट होते हैं। इसमें जो होता है उसमें अपन डर जाते हैं, जो वाली प्रोसेस आती है, और इसमें अपन वापस से रेस्ट हो जाता है, रिफ्लेक्स मतलब कि रिलैक्स होता है, जो धीरे धीरे फिर अपन को देखेंगे जान के ये तो अपनी वाली सेटिंग है, तो धीरे धीरे अपन वापस से अपनी आंखें भी छोटी हो जाएगी, अपना गला सूख रहा था वो वापस से ठीक हो जाएगा, हार्ट बीट कम हो जाएगी। अगर टॉयलेट करे तो फिर कपड़े वपड़े बदल लोगे, तो वो वाली प्रोसेस इसके अंदर आती है पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। तो अगर देखा जाए इस टाइप से, तो जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, तो अपने ब्रेन से जो 12 जोड़ी नर्व्स निकली रहती है, और जो अपने स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नसें निकली रहती है। तो अगर इन दोनों को मिला दें तो इसे बोलते हैं सोमेटिक। और कुछ नर्व्स, ये 12 में से ब्रेन की जो कुछ 12 नर्व्स होती है, इनमें से कुछ सम ब्रेन नर्व प्लस सम स्पाइनल नर्व, पूरी नहीं 12 और 31 नहीं, कुछ थोड़ी थोड़ी अगर लेके इन दोनों को मिलाकर जो इनका प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो जो अपने ब्रेन से निकलती है, जो नर्व अपने ब्रेन से निकलने वाली, मतलब कि मस्तिष्क से निकलने वाली नर्व क्रेनियल नर्व कहलाती हैं, क्योंकि ब्रेन को क्रेनियम भी बोलते हैं, तो उसको क्रेनियल नर्व कहते हैं। और जो स्पाइनल से निकलती है उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जो अपने रीढ़ की हड्डी से निकलती है उसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं।
जो अपना स्पाइनल कॉर्ड इससे ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, ये अपना ब्रेन है और ये अपनी रीढ़ की हड्डी है। जो यहाँ से जुड़ा हुआ होता है तो यहाँ पे सबसे बड़ा होल पाया जाता है, अपनी सब बॉडी का सबसे बड़ा होल यही होता है जहाँ से अपने स्पाइनल कॉर्ड निकला हुआ होता है ब्रेन से, यहाँ पे होल पाया जाता है जिसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम ये अपनी बॉडी का सबसे बड़ा होल होता है। तो ये अपना हो गया नर्वस सिस्टम कंप्लीट। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू। जय हिंद।